हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेक सर ट्यूटोरियल्स वंस अगेन। मैं आज आपके सामने फिर से इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 5 लेके आया हूं, जो कि है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब ये ओम्स लॉ अगर कोई बच्चा साइंस लेता है 11th में, तो उसको 12th में भी चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पर ओम्स लॉ मिल जाएगा। अब लास्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 4 था, आपने उसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़े थे, और कुछ सिंबल्स थे जो उन कंपोनेंट्स के आपने पढ़े थे। आई होप वो सारे सिंबल्स आपको समझ आए होंगे और अभी तक आपके माइंड में वो फिट हो चुके होंगे, क्योंकि इस टॉपिक के बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ओम्स लॉ के बाद जो हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज पैरेलल वाला, उनमें वो सर्किट बहुत ज़्यादा आपका काम आएगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट, या हम कह सकते हैं वो जो कंपोनेंट आपने याद किए हैं वो सारे के सारे हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो फिलहाल आज लेक्चर नंबर 5 में हम ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बेस कुछ न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे रिलेटेड। उससे कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके पास आती है, जैसे रेजिस्टेंस जो हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कुछ लेक्चर में, वो रेजिस्टेंस आज पूरी तरीके से आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में वो रेजिस्टेंस होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जानने से पहले कि ओम्स लॉ होता क्या है, मैं नॉर्मली एक बहुत बेसिक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। शायद आपको पता हो, शायद आपको ना पता हो। एक्चुअली 9th क्लास में टर्म आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अभी ये एक टर्म होती है प्रोपोर्शनल। अभी ओम्स लॉ पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं। एक टर्म होती है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डिपेंड होना, डिपेंड करना। एक तरीके से प्रोपोर्शनल होना मतलब डिपेंड करना उस चीज़ पे। वो चीज़, जैसे अगर कोई एक चीज किसी दूसरी चीज पे क्या है, डिपेंड कर रही है, डिपेंड करना। ठीक है, डिपेंड करना एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी पर। जब एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है, तो हम उसको कह सकते हैं दैट इज समथिंग प्रोपोर्शनल टू दैट क्वांटिटी। ठीक है, अब वो डिपेंड दो तरीके से करती है। ठीक है, ये जो डिपेंडिंग हम बोल रहे हैं ना, ये डिपेंडिंग जो होती है ये दो तरीके से होती है। या तो वो उस पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा, या फिर वो उस पर इनवर्सली डिपेंड करेगा। ये शायद आपने पढ़े होंगे, मैं फिर भी एक बार बता देता हूं जस्ट टू बी क्लियर, कि डिपेंड जो होता है, प्रोपोर्शनल जो होंगे, जो डिपेंड वो क्वांटिटी कर रही है दूसरी क्वांटिटी पे, वो दो तरीके से कर सकती है। या तो वो डायरेक्टली डिपेंड करेगी, या वो क्वांटिटी उससे क्या करेगी, इनवर्सली डिपेंड कर सकती है। ठीक है, अब डायरेक्टली डिपेंड का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली डिपेंड का मतलब होता है एग्जैक्ट चेंजेस, एग्जैक्ट सेम चेंजेस आना। जब दोनों क्वांटिटीज में एग्जैक्ट सेम चेंजेस आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो क्वांटिटी उस पे क्या कर रही है, दूसरी वाली पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है, या दूसरी टर्म में बोला जाए तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल आपने सुना होगा, दो तरीके का होता है, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अभी यहां पे डायरेक्टली का मतलब यह है कि जब एक क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वांटिटी है ए और एक दूसरी क्वांटिटी है बी। ठीक है, अब A अगर B के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब यह है कि जो चेंजेस होंगे A में आएंगे, सेम अमाउंट के चेंजेस किस में आएंगे, B में भी आएंगे। सेम चेंजेस मतलब एग्जैक्ट सेम चेंजेस आना। फॉर एग्जांपल मैंने इस क्वांटिटी को डबल कर दिया। जैसे मान लो ये दो बच्चे हैं, ठीक है, अभी एक बच्चे को मैंने 10 रुपए दे दिए, तो मुझे दूसरे को भी 10 देने पड़ेंगे। ये होता है डायरेक्टली का मतलब कि जो चेंज आप एक क्वांटिटी में ला रहे हो, सेम चेंज दूसरे में भी आएगा। अगर मैंने इसे 2 चॉकलेट दी तो यहां भी 2 चॉकलेट देनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है। ये होता है जब कोई चीज, जब कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे क्या कर रही हो, डायरेक्टली डिपेंड कर रही हो। दैट इज व्हाट वी कॉल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या डायरेक्टली डिपेंड करना। ठीक है, किसी दूसरी पे। अब बात करते हैं इनवर्सली की। इनवर्सली मतलब होता है उल्टा, यानी कि एग्जैक्ट तो चेंज आएगा, एग्जैक्ट चेंज आना, बट सिमिलर नहीं। कौन सा? ऑपोजिट चेंज आना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली ऑपोजिट चेंज आना। यहां पे एग्जैक्ट सेम चेंज आता है। अच्छा, ऑपोजिट क्या होगा कि अगर मैंने इसको 10 रुपए दिए हैं तो मैं इससे 10 रुपए ले लूंगा। ठीक है, यानी कि उसका जो चेंज है उसका बिल्कुल ऑपोजिट चेंज यहां पे आता है। इसको बोलते हो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली मतलब क्या होता है, जब सिमिलर चेंज आए, एक को डबल किया तो दूसरे को भी डबल ही करोगे।
ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, मतलब एक में जो चेंज ला रहे हो उसका ऑपोजिट चेंज आप किस में लाओगे, दूसरे वाले में लाओगे। इसको अगर 2 चॉकलेट ली हैं तो इससे 2 चॉकलेट छीन लूंगा, समझ रहे हो। तो इसको आप क्या बोलते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हो यहां पे, ठीक, ए और बी में। अच्छा, प्रोपोर्शनल का एक साइन होता है बेटा, यहां पे प्रोपोर्शनल जो होता है इसका एक साइन होता है, कुछ ऐसा होता है, ऐसा, इसको आप बोलते हो प्रोपोर्शनल। इस साइन को डायरेक्टली और इनवर्सली कुछ नहीं, नॉर्मल प्रोपोर्शनल का साइन ये है। अब अगर कोई क्वांटिटी किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनल तो ये रहा भाई, साइन बना दिया हमने प्रोपोर्शनल का। प्रोपोर्शनल तो है, डायरेक्टली है तो उसके ठीक सामने लिखी जाएगी। अगर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली डिपेंड कर रही है तो सामने लिखी जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कहां लिखी जाएगी, अपॉन में। फॉर एग्जांपल ए बी और सी, ए बी और सी 3 क्वांटिटीज हैं जिसमें से ए जो है वो बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और सी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए बी के तो डायरेक्टली हो गया तो ऐसे लिखेंगे, ए सी के प्रोपोर्शनल होगा इनवर्सली। अब देखो प्रोपोर्शनल में साइन तो यही आएगा, लेकिन इनवर्सली बोला है ना सी के, तो इनवर्सली सी का मतलब है अपॉन में आना। इनवर्स जब आप मैथ में करोगे तो अपॉन में ही रहता है, ऊपर जाके उसको -1 लिख देते हैं। यहां नहीं करना वैसा, यहां पे सिर्फ बताने के लिए है कि इनवर्स का मतलब होता है अपॉन में आना, ठीक है। अब जिसकी मत, जैसे ये किसका हो गया, व्हाट इज दिस, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जब अपॉन में रहते हैं चीजें। और ये क्या है, ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो सामने सामने रहते हैं। सामने सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपॉन में चल जाएगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर सपोज करो, देखो मैं ए को डायरेक्टली वाला एग्जांपल करते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं ए को अगर 2 करता हूं तो मुझे यहां भी क्या करना पड़ेगा, 2 ए कर लो ना। अगर मैं ए को 2 करता हूं, ट्वाइस किया, तो बी को क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, वही है ना, डायरेक्टली सामने सामने में यही चेंज आता है। अच्छा, इनवर्सली में क्या है इंटरेस्टिंग, अगर मैं ए को 2 करता हूं तो करना तो मुझे सी को भी 2 ही पड़ेगा, लेकिन ये 1 में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, सी का हाफ, 1/2 ऑफ सी। अगर इसको डबल कर रहे हैं तो इसको हाफ करेंगे। अगर मैं इसको क्या कर रहा हूं, 4 टाइम्स कर रहा हूं तो ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा कम। अपॉन का मतलब क्या है, कम ही तो है, उससे तो कम है ना। यानी कि अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो इसको ही बढ़ाना पड़ेगा, ये डायरेक्टली का मतलब होता है। और इनवर्सली का मतलब होता है अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो उतना ही उसको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले को कम करना पड़ेगा। क्लियर है। तो इसको आप बोलते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अभी ये कॉन्सेप्ट क्यों समझाया मैंने, ताकि आपको ओम्स लॉ पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है। अभी ये क्लियर हो गया, कंफर्म है। यहां देख लीजिए इसको एक बार, क्या है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको ये। इसके बाद अभी भी ओम्स लॉ पे नहीं जाते, फिर मैं एक बता देता हूं क्या है। डायरेक्टली मैं आपको रेजिस्टेंस ही बता देता हूं क्या है, क्योंकि फिर ओम्स लॉ और आसान हो जाएगा समझने में। देखिए रेजिस्टेंस क्या है और किस चीज की होती है ये, मतलब किस में होती है ये, ठीक है। अब क्या है, नॉर्मली मान लो ये एक गली है, एक छोटी सी पतली सी गली, इसका नाम है कंडक्टर। इस गली का कंडक्टर स्ट्रीट, इसका क्या नाम है, कंडक्टर स्ट्रीट नाम है इसका। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लोग क्या, गुंडे हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे गुंडे हैं। अब इन गुंडों का जो नाम है वो है इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, है ना, ये सब इनके नाम हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भाई, एटम भाई, ये सब इनके नाम हैं। अब यहां पे 2-3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं तो बहुत सारे, लेकिन चलो थोड़े 2-3 ही मान लो। इनके बैग्स में, इनका नाम भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, बट ये अच्छे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, गुंडे नहीं हैं। और इनके बैग में एक एनर्जी है जिसका बोल रखा है इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कल समझाया था ना आपको, समझाया था। अब क्या है कि इन्होंने इस गली से जाना है, क्योंकि इनका घर इधर है, इस कंडक्टर स्ट्रीट से इन बच्चों को इधर आना है। कि गुंडे क्या करते हैं, जब ये इधर आ रहे होते हैं बच्चे, तो इनके बैग में से ये इलेक्ट्रिक करंट को छीनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब जब ये बच्चे बहुत सारे होते हैं तब तो कुछ तो बेचारों को छीन लेते हैं, बाकी सारे भाग जाते हैं आगे, समझ रहे हो। जब ये बहुत सारे होते हैं
तब ये आते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन एटम नाम के गुंडे हैं यहाँ पे कंडक्टर स्ट्रीट में, ये उसमें उन कुछ बच्चों को पकड़ के, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट छीन लेते हैं उनके बैग में से। लेकिन बाकी बच्चे भाग जाते हैं जब बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब कम होते हैं तो सारे के सारे बच्चों को रोक के ये छीन लेते हैं। ये जो गुंडे हैं ना अंदर, जो इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, इन्हीं को आप रेजिस्टेंस बोलते हो। किसी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन, देखो करंट कौन ले जाता है आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब वो जो ले जा रहा है ना उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कंडक्टर में ले जा रहा है ना, कल मैंने बताया था आपको, टर्मिनल बना के दिखाया था, कुछ चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए, लेक्चर नंबर 3 में अगर आपको याद होगा तो हमने क्या टर्मिनल्स बनाए थे। अब इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए एक रास्ता भी तो चाहिए, जिसकी वजह से हम क्या बनाते हैं, वायर बनाते हैं, है ना। अब वो जो वायर है वो कंडक्टर है, उसके अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसके अंदर भी तो क्या होगा, एटम्स होंगे ना। अब कोई भी चीज मैटर है उसके अंदर एटम तो पक्का होगा ना। क्या होता है कि जब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के साथ, करंट के साथ जा रहे होते हैं उस वायर के अंदर से, तो वो वायर के अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उसको, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को जिनके पास एनर्जी है उनसे टकराते हैं, मतलब उन्हें पकड़ लेते हैं एक तरीके का, ठीक है, कि हमें भी दो अपनी एनर्जी, हमें भी दो अपनी एनर्जी, ठीक है। तो वो उस एनर्जी को वहां पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ एनर्जी को, सारी एनर्जी को नहीं, कुछ एनर्जी को। अगर करंट बहुत कम है तो सारी एनर्जी को कर लेंगे एब्जॉर्ब, करंट ज्यादा हो जाएगा तो उनके बस की नहीं होती फिर, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रहते ना, तो उनके लिमिट में नहीं होता कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सके, उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, करंट को एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए जब ज्यादा करंट होता है तो हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। मतलब ये गुंडे क्या कर पाएंगे, जब बहुत सारे बच्चे आएंगे तो सबको थोड़ी रोक लेंगे, 4-5 ही तो हैं ये, ठीक है ना। और अगर थोड़े बच्चे होते हैं सबको रोक लेते हैं। और बच्चे कौन है, करंट लेके घूम रहे हैं जो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं ये भी, यहाँ इलेक्ट्रॉन एटम नाम के गुंडे हैं। क्लियर हुआ। तो रेजिस्टेंस कंडक्टर स्ट्रीट की एक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, किसी भी कंडक्टर की, जिसमें क्या करता है, वो करंट को अपोज करता है, मतलब करंट को पास होने नहीं देता, उनके बैग में से निकाल लेता है, इलेक्ट्रॉन के बैग में से ना करंट को निकाल लेता है। समझ में आई बात। तो क्या है ये, कंडक्टर के अंदर की प्रॉपर्टी है कौन, रेजिस्टेंस, जो क्या करती है, करंट को ब्लॉक करती है, कोशिश करती है कि करंट ज्यादा से ज्यादा रुक जाए। और अगर बच्चे बहुत सारे हुए तो करंट लेके निकल जाते हैं, है ना। तो वही है कि रेजिस्टेंस जब कम होती है, करंट बहुत ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस के बस की नहीं होती कि वो क्या कर सकता है, सारे करंट को रोक दे। लेकिन हाँ, जब करंट की वैल्यू कम होती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, ज्यादा, वो करंट को सबको क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहां से आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। फिलहाल इसके बारे में इतना ही समझते हैं, अभी आगे आएगा फिर से दोबारा से, अभी इतना कहानी याद रखना बस, ठीक है। अब आते हैं अपने ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या है बेटा, अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट, ये दोनों लेक्चर्स को कंबाइन करवाया था 2 और 3 में, तो मैंने आपको ये बताया था कि जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पे, यानी कि दूसरा नाम क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज पे। करंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करना। अब कैसे डिपेंड करता है ये यहां बताया था, कौन कौन से डिपेंडेंसी होती है, डायरेक्टली और इनवर्सली। करंट वोल्टेज पे कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली या इनवर्सली, डायरेक्टली। कहा था ना कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा काम उतना ज्यादा होगा, काम जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा करंट होगा। यानी कि अगर वोल्टेज ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा, यानी कि सेम चेंज आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वोल्टेज ज्यादा है तो करंट डाउन हो गया, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। जितना वोल्टेज ज्यादा करंट भी उतना ही ज्यादा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह है कि वोल्टेज और करंट, यहां पे वो ए और बी कौन है, वोल्टेज और करंट, की वोल्टेज जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे। ये क्लियर हो गया। यही है ओम्स लॉ, V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि वोल्टेज जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो किस पे डिपेंड करता है, सॉरी करंट जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे, ठीक है। किसी कंडक्टर, इस कंडक्टर स्ट्रीट में कितना करंट जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे, कि वोल्टेज कितना ज्यादा है। अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, करंट भी ज्यादा आएगा, ठीक है। और अगर वोल्टेज कम है तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। आई होप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर वोल्टेज ज्यादा करंट भी ज्यादा, वोल्टेज कम करंट भी कम, ठीक है। इसको अगर नॉर्मल टर्म्स में लिखा जाए, देखो बेटा एक चीज है, एक मिसकंसेप्शन है, अभी बताता हूं मैं क्या है, पहले पूरा बता देता हूं मैं आपको। इसका जो स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का वो ये कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ
अब ओम्स लॉ कहता क्या? ओम्स लॉ ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस इज द मेन पॉइंट, ये पॉइंट बहुत मेन है। अभी इस पे भी आएंगे मेन क्यों है, क्योंकि बच्चे लिखना ही भूल जाते हैं या मेंशन करना भूल जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आगे की जो स्टेटमेंट है वो बाद में आती है, ठीक है। द करंट फ्लोइंग इन, चलो, थ्रू अ कंडक्टर इज इनवर्सली या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिखेंगे, अक्रॉस द कंडक्टर। ऑब्वियसली बात है अक्रॉस ही होगा, एक पॉइंट पे एक दूसरे पॉइंट पे, एक ही लाइन पे तो होगा नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल बताया था, तो अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। ये स्टेटमेंट है ओम्स लॉ की, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, उधर वाला हटा दूं मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई होप वो आपको आ गया होगा अच्छे से। इसको हटा देते हैं। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट जो फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब जब टेम्परेचर चेंज ना हो, ठीक है। जब टेम्परेचर क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, तो क्या होता है, करंट जो फ्लो हो रहा है वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इधर और इधर, मतलब एक कोने से दूसरे कोने में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट भी फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां से एक स्टेटमेंट आ जाती है। अच्छा, एक और चीज़, जब प्रोपोर्शनल हटता है, V प्रोपोर्शनल टू I तो हमने लिख दिया, ठीक है। हमेशा याद रखना, आज से 12th तक और उसके भी बाद तक, जब भी आप तक याद रखोगे, जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन जहां पे होता है वो हटता है, तो उसकी जगह इज इक्वल टू लगता है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि जब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, जैसे V प्रोपोर्शनल टू I लिखा हुआ है हमने, ठीक है, तो इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा, हटा दो। जब हटता है तो इज इक्वल टू लगता है, और इज इक्वल टू के बाद जो टर्म है, जैसे करंट है यहाँ पे, उसके साथ एक कांस्टेंट जरूर ऐड होता है। याद रखिएगा, एक क्या ऐड होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू ऐड होती है, ठीक है। तो यहां पर वो फिक्स वैल्यू क्या है, R, V इक्वल्स टू I इंटू R। फिर से एक बार, प्रोपोर्शनल जब हटता है तो इज इक्वल टू लगता है, लेकिन इज इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट जरूर ऐड होगा, और वो कांस्टेंट हमेशा ऐसा नहीं है R आएगा, दैट डिपेंड्स कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। यहां पे वो कांस्टेंट क्या है, R है, जिसको आपने क्या बोला है, वेयर R इज इक्वल टू अ कांस्टेंट नोन एज, बता तो दिया मैंने आपको, ये क्या है, रेजिस्टेंस किसकी, ऑफ द कंडक्टर, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहलाता है, कौन, R, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अभी फिलहाल तो कांस्टेंट टर्म है एक कंडक्टर के लिए, हर किसी के लिए नहीं, अभी कांस्टेंट टर्म है, लेकिन अभी के लिए है बस। कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जिससे R चेंज हो जाए, रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। रेजिस्टेंस क्या था, जो करंट को आने से रोक रहा था, ठीक है। अब उन बातों में मतलब करनी तो है मुझे वो बातें आपसे, अभी करें, चलो थोड़ा सा अभी कर देते हैं, उसके बाद में जब पूरा टॉपिक आएगा ना उसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का, वो एक अलग से लेक्चर बनेगा, बड़ा सा लेक्चर। फिलहाल इतना समझिए, अगर मैं ये जो कंडक्टर स्ट्रीट है इसको बड़ा कर दूं, अब जो ये बच्चे भागेंगे इधर से, क्या इन गुंडों के पास समय रहेगा इनको यहाँ से, क्योंकि ये गुंडे यहाँ से यहाँ तक ही जा सकते हैं, इसके बाद नहीं जा सकते कहीं, उसके बाद बाहर लोग देख लेते हैं इनको। तो ये बच्चे जो करंट लेके जा रहे हैं इधर, जिनका नाम इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर ये रोड बड़ी हो जाए तो क्या गुंडों के पास समय हो जाएगा उस करंट को रोकने का, यानी कि क्या रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो लेंथ पे डिपेंड कर रही है, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे। समझो करंट अगर क्या है, बहुत टाइम बाद, मतलब इतना टाइम लग रहा है उसको यहाँ से एक कोने से दूसरे कोने में आने के लिए, तो पकड़ लेगा ना गुंडा कहीं भी, उसको नहीं पकड़ेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। और जैसे एग्जांपल देते हैं, टीचर है, 2-3 टीचर एक क्लासरूम के अंदर है, ठीक है, आपकी क्लासरूम में रिसेस हुआ, अब
पहले प्रिंसिपल सर का ऑर्डर आ गया है कि क्या करना है, बच्चों को रोक के रखना है, क्लास से बाहर जाने नहीं देना है, ठीक है। बच्चों को पता ही नहीं है वो। अब क्या हुआ, 2-3 टीचरों ने ऐसे फिजिकली रोकना है उनको। कितनी, मतलब कितने को रोक पाएंगे, क्लास तो इतनी सी रहती है, क्लासरूम कितना ही बड़ा रहता है, बच्चे उठ के भागते भागते चले जाएंगे बाहर, है ना। तो वहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस, जो टीचर्स थे रेजिस्टेंस के रूप में वहां पे, वो नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि वो जो लेंथ ऑफ द रूम है वो बहुत कम है। लेकिन अगर प्रिंसिपल ने यही कहा कि छुट्टी में बच्चों को बाहर जाने नहीं देना है, तो टीचर्स के पास क्या रहेगा, टाइम रहेगा क्लासरूम से गेट तक का, कि यहां तक हम बच्चों को होल्ड कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोक सकते हो। तो बस ये चीज़ होती है कि अगर लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो करंट को रुकने का टाइम मिल जाएगा, करंट को रोकने का टाइम मिल जाएगा, रेजिस्टेंस उसको रोक सकती है। ज़्यादा गुंडे हो जाएंगे ना, जितनी ज़्यादा लंबी रॉड होगी, जितनी ज़्यादा लंबा कंडक्टर होगा, उतने ज़्यादा रेजिस्टेंस हो जाएगी, तो करंट जो होगा वो रुक जाएगा, करंट कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करेगी, पहली चीज़। आएंगे इस पर डिटेल में, आएंगे, मैं फिलहाल बता रहा हूँ। अब समझिए कि अगर ये स्ट्रीट लंबी के साथ साथ इतनी बड़ी है और गुंडे इतने सही हैं, तो बच्चे तो ऐसे ऐसे भाग भाग के भाग जाएंगे ना यहाँ से, फिर चाहे लंबी भी हो, है ना। अब यहाँ से ऐसे भाग जाएंगे, ऐसे ऐसे भाग जाएंगे वो इस तरह। तो क्या है, एरिया अगर बड़ा है तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि गुंडों को फिर क्या, इधर भागेंगे उधर भागेंगे, कहाँ भागेंगे, बच्चे तो इधर से निकल जाएंगे करंट लेके, है ना। तो बस वही चीज़ है कि अगर एरिया है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर दो आते हैं टेम्परेचर ही बताते हैं। टेम्परेचर आता है। अब टेम्परेचर क्या है बेटा, कि टेम्परेचर जब बढ़ता है ना, तो जो चार्जेस हैं उनका कॉलिजन बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो जो है वो कॉलिजन, उस काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उनकी, ऑब्वियस सी बात है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन की वजह से। अब जब आप जैसे आप बैठे हुए हो, ठीक है, और मैं आपके पैरों में क्या कर दूं, अंगारे लगा दूं। अंगारे पता है ना आपको, अंगारे होते हैं वो छोले, वो मैंने आपको पैरों में लगा दिया, आप उछलने नहीं लग जाओगे, आई गरम गरम हो लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बस वही चीज़ है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो आप इलेक्ट्रॉन्स को अंगारों के ऊपर बिठा देते हो, तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो ऐसे शफल करने लग जाता है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज़्यादा कॉलिजन होगा। कॉलिजन मतलब उतना ज़्यादा वो टकराएंगे यहाँ प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स हैं कंडक्टर के अंदर, उससे जितना ज़्यादा वो टकराएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वो पकड़ लेंगे उनको, जितना आ जाओ भाई खुद आ रहे हैं वो उनके पास, पकड़ लेंगे, तो वो उस करंट को वहीं होल्ड कर लेंगे, तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और करंट कम हो जाता है। एक चौथा फैक्टर भी है, नेचर ऑफ मटेरियल, वो बात की बात है। फिलहाल मैं टेम्परेचर इसलिए समझाना चाह रहा हूं क्योंकि यहां पे आपके पास क्या टर्म आई है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, करंट जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज पे। कांस्टेंट टेम्परेचर ही क्यों बोला, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर अगर नहीं होगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगी और करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि यहां से हम एक बात और कह सकते हैं कि करंट ना सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर का रोल आ गया तो वो किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। वोल्टेज पे तो डिपेंड कर रहा है कि वोल्टेज ज्यादा है तो करंट ज्यादा है, वोल्टेज कम है तो करंट कम है। लेकिन अगर टेम्परेचर का खेल आ गया, आपने उसमें हीट देना स्टार्ट कर दिया उस वायर को, या वो हीट खुद हो गया, तो जलाओगे थोड़ी, उसमें आग नहीं लगाओगे ना, पर नॉर्मली अगर करंट की वजह से ही वो हीट अप होने लग गई, टेम्परेचर ज्यादा हो गया उसका, तो रेजिस्टेंस भी अपना रोल प्ले करेगी और करंट को रोक देगी। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी, यानी कि करंट और रेजिस्टेंस आपस में दुश्मन है। रेजिस्टेंस नहीं चाहता कि करंट बढ़े और करंट नहीं चाहता कि रेजिस्टेंस बढ़े। अगर करंट कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस पावरफुल होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट कौन होगा, पावरफुल होगा। आई होप कि यहां से आपको क्लियर हो गया होगा व्हाई इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा तो क्या बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो क्या कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है V इक्वल्स टू आई आर, प्रोपोर्शनल लगता है, इज इक्वल टू लगता है, इज इक्वल टू के बाद एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है जिसको आप R बोलते हो। R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, जो डिपेंड करती है किस किस पे, लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, एंड फाइनली नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इतना क्लियर हो गया आपको, आई होप सो हो गया होगा। V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट, R रेजिस्टेंस। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज हम आपको बताएंगे
यहीं से बता दूं, R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर में ये हो तो क्या प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस को यहीं से डिफाइन करते हैं, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। अगर कोई पूछे ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR नहीं है, ठीक है। अब यहां पे बहुत बेसिक सी चीज है बेटा, V इज इक्वल टू IR। अगर मैं यहां से एक बात बताऊं आपको, तो इसको मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूं, इस टर्म को V अपॉन I इज इक्वल टू R, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। लिख सकते हैं ना, I मल्टीप्लाई में डिवाइड में, V अपॉन I इज इक्वल टू R। R क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा। कांस्टेंट वो R है, वो तो हमको पता है ना, तो बाद में लिख सकते हैं। V अपॉन I जो है वो एक कांस्टेंट है, यानी कि रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट एक कांस्टेंट के बराबर होगा, यानी कि उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। आप V और I की वैल्यू जितनी भी चेंज कर लो, अपनी मर्जी से नहीं, रीडिंग से, एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट होते हैं लैब में वेरीफाई करने के लिए ओम्स लॉ। V और I की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज जो है, इसकी वैल्यू और I की वैल्यू कुछ इस तरीके से चेंज होती है हर बार कि जो उनका जो रेशियो है, मतलब इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। जैसे एग्जांपल में आप ले लो कि वोल्टेज अगर 2 है तो करंट 1 है, क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर वोल्टेज 8 है तो करंट 4 है, क्या आ रहा है, 2। ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, पर जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो V और I का जो रेशियो है वो क्या आएगा, हमेशा कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस बोलते हो। कांस्टेंट मतलब सेम वैल्यू आएगी, क्या लिख रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस, और ये सेम वैल्यू आएगी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा कि V अपॉन I जो है वो कांस्टेंट रहता है। अब जो जो कंडक्टर्स, समझिए कंडक्टर भी दो तरीके हैं, जो जो कंडक्टर ये रिलेशन प्रूफ कर देते हैं V अपॉन I कांस्टेंट, वो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं। और जो नहीं कर पाते, कंडक्टर दो तरीके के हैं, एक वो जो इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे, और ऐसे भी कंडक्टर्स हैं जो इन दोनों का रेशियो क्या देंगे, एक वेरिएबल वैल्यू देंगे। वेरिएबल वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे 2/1 था, एक बारी वोल्टेज 2 था तो करंट 1 है, इसने ये दे दिया तो इसने करंट उस समय 2 दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। तो देखो रेजिस्टेंस क्या हो गई, चेंज हो गई। रूल तो वही है, फॉर्मूला तो वही लगाया। देखो दो केस बताते हैं आपको, ठीक है। एक वो जो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, फॉर्मूला सेम है, देखो कहां से निकल के आ रहा है, V प्रोपोर्शनल टू I से। V अपॉन I इज इक्वल टू R आ रहा है। अभी देखो यहां पे V अपॉन I इज इक्वल टू क्या आ रहा है, R। अब इस सिचुएशन में क्या था, हमने 2 बार इसकी रीडिंग ली है। एक बारी वोल्टेज 2 था तो उस समय करंट 1 था, तो इसका रेजिस्टेंस 2 आया। दूसरे इसकी रीडिंग में, ये फर्स्ट था, ये सेकंड रीडिंग जो आप लोगे एक्सपेरिमेंट लैब में, दूसरे में जब इसका 8 आया तो इसका क्या आया, करंट 4 आया, तब भी रेजिस्टेंस कितना था, 2 ही था। तीसरे में लेट सपोज कितना है, 16 है, तो करंट कितना हो गया, 8 हो गया, तब भी क्या आया, 2। तो ये तीनों केसेस में क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। दिख रहा है ना, 2 2 2, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, 2 2 2, जबकि वोल्टेज अलग है तीनों केस में और करंट भी अलग है तीनों केस में। 1 4 8, वोल्टेज कितना है, 2 8 16। अब देखिए दूसरे टाइप के कंडक्टर कैसे होते हैं, रिलेशन सेम है, फिर देख लीजिए रिलेशन सेम है, V अपॉन I इक्वल्स टू R। अब इस बारी के केस में क्या होगा कि जब वो पोटेंशियल डिफरेंस 2 का है तो हो सकता है करंट भी क्या हो, 2 का ही हो, लेट सपोज, तो 1 आएगी इसकी वैल्यू। दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस जब 4 का है तो हो सकता है कि कितना हो, 1.5 हो, ठीक है। चलो यार एक स्पेसिफिक वैल्यू मानते हैं, 1.5 में फिर अलग अलग वैल्यू हो जाएंगी। सपोज 2 एम्पियर का करंट है तो वैल्यू कितनी आ गई, 2। फिर मान लीजिए ये 8 है और ये कर लीजिए, फिर 2 2 आ जाएगा, फिर जो मेरा कंसेप्ट है वो नहीं समझ आ पाऊंगा मैं। 4/2 लेट्स सी 6 है ये, ठीक है। और ये मान लीजिए अगेन ये कितना आ गया, 4 आ गया, 4 एम्पियर का करंट आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 1.5। तो अगर आप ध्यान से देखें तो फॉर्मूला तो दोनों में सेम लगा है, V अपॉन I इज इक्वल टू R, लेकिन यहां सारी वैल्यूज क्या हैं, कांस्टेंट वैल्यूज आई हैं रेजिस्टेंस की, और यहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आई हैं, अलग अलग आई हैं। किसकी वजह से आई हैं, वोल्टेज और करंट के रेशियो की वजह से, क्योंकि ये दोनों केसेस में कांस्टेंट नहीं हो सकता। जिन केसेस में ये कांस्टेंट होता है, दीज कंडक्टर्स ओबेज या फॉलो बोल सकते हो आप ओम्स लॉ,
और ये वाले डोंट, नहीं करते। जिसमें वी अपॉन आई का रेशियो कांस्टेंट ही नहीं है, रेशियो समझो ना, इन दोनों को डिवीजन करके अगर कांस्टेंट वैल्यू ही नहीं आ रही है कभी भी, तो ये क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो अगर कोई बोले क्या ये ओम्स लॉ है, ये ओम्स लॉ नहीं है बेटा, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये है, ये बहुत बेसिक चीज है। अभी ये जो सब्सटेंसेज है, ये ओम्स लॉ है, ये उसका मैथमेटिकल रिलेशन बोल सकते हो आप, ठीक है। अभी यहां पर क्या है, क्योंकि ये मैथमेटिकल रिलेशन, ओम्स लॉ पता है क्या होता है, वो सब्सटेंसेज जो ओम्स लॉ फॉलो करती हैं वो उनके लिए वैलिड है, V प्रोपोर्शनल टू I। अभी V प्रोपोर्शनल टू I आप यहां नहीं करोगे, हाँ उसका मैथमेटिकल रिलेशन V इक्वल टू IR आप लगा सकते हो दोनों में, जो लगा के दिखाया मैंने आपको, समझ रहे हो। तो ये चीज जो है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सब्सटेंसेज इनको फॉलो करती हैं उनको बोला जाता है ओमिक सब्सटेंसेस। क्या, ओमिक सब्सटेंसेस। लिखना है तो लिख लीजिए, सब्सटेंसेस दैट फॉलोज या दैट ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक सब्सटेंसेस, या फिर ओमिक कंडक्टर्स भी उनको आप कह सकते हैं, ठीक है। और सब्सटेंसेस विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, उनको आप क्या बोलते हो, नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, ठीक है, उनको आप नॉन ओमिक सब्सटेंसेस बोलते हो। क्लियर है। ये है ओमिक का मतलब और नॉन ओमिक का, कि फॉर्मूला भले ही सेम लगे लेकिन वैल्यूज अलग अलग देंगे। ओमिक सब्सटेंसेस क्या होंगी, अगर किसी ने, आप देखो अगर क्वेश्चन टीचर ने पूछा स्कूल पे कि ओमिक सब्सटेंसेस क्या हैं, तो ओमिक सब्सटेंसेस वो हैं जिनका V अपॉन आई का रेशियो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट को हम बाद में नाम क्या देते हैं, रेजिस्टेंस देते हैं। और नॉन ओमिक कौन सी है, जिनका V अपॉन आई कांस्टेंट नहीं आएगा, राइट, ये चीज है, ठीक है। आई होप इट क्लियर हुआ होगा आपको। एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां से, V प्रोपोर्शनल टू I आप लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। आप I प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हो, ये भी बहुत सही है, गलत नहीं है, सही है। ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ, अरे बात तो एक ही है, A डिपेंड्स ऑन B और B डिपेंड्स ऑन A, सही है, ठीक है ना। लेकिन इसका जब मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव होगा, जो कि ये बताया था, ये क्या है आपका मैथमेटिकल रिलेशन है, जब ये डिराइव होगा इसका, तो आप कभी भी इसको नहीं करोगे। अब यहां पे वो लॉ लगा लो, I इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल I इज इक्वल टू लगा, और इस साइड क्या कर दिया, R कर दिया। आप ऐसे नहीं कर सकते बेटा कभी भी। क्यों नहीं कर सकते, जरा इसको हटाना थोड़ी देर के लिए। मैंने क्या बोला था, सामने सामने वाली क्वांटिटीज क्या होती हैं, डायरेक्टली डिपेंड करती हैं एक दूसरे से, यानी कि वो चेंजेस सेम आएंगे। चेंजेस सेम आने का मतलब है, मैं अगर करंट बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या ऐसा होता है, नहीं होता। अभी तो बताया था, रेजिस्टेंस और वो क्या होते हैं, दुश्मन हैं, नहीं चाहते एक दूसरे को बढ़ाना। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट नीचे, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस नीचे, है ना। तो ये चीज यहां पे क्या हो जाती है, गलत। तो जब तक ये लिखा है तब तक ठीक है, लेकिन जब मैथमेटिकल रिलेशन लिखने की बारी आएगी तो इसको फॉलो करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर को। क्योंकि यहां से देखो R और I अपॉन में चला जाता है। अगर मैं V हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो ये 1 अपॉन आई बन जाएगा ना, और 1 अपॉन में क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R बढ़ेगा तो I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है। ये चीज थी रेजिस्टेंस को लेके। हाँ, रेजिस्टेंस को जो डिनोट करते हैं वो R से करते हैं, और इसका जो SI यूनिट होता है, तब से ओम 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 कर रहे हैं ना, वो ओम ही होता है इसका SI यूनिट, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है उसको ऐसे बनाते हैं, ओमेगा। सिंबल का नाम होता है ओमेगा, यूनिट है ओम और सिंबल है ओमेगा, ठीक है। जैसे सबके लिए एग्जांपल देते हैं हम, फॉर एग्जांपल किसी वायर के अंदर रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो आप कैसे लिखोगे, R इज इक्वल टू 5 ओम्स, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाता है। आई होप ये क्लियर है अब, ठीक है। अब देखते हैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ क्या ये जो पढ़ा है इन्हीं डेफिनेशन को एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारी। ये समझ आ गया क्लियर सब कुछ ओम्स लॉ के ऊपर, ठीक है। एक साथ बहुत सारा नहीं देंगे आपको, ओम्स लॉ को हम 2 लेक्चर में बांट देंगे, एक में थोड़ा सा ये और दूसरे में न्यूमेरिकल्स, इसका ग्राफ, ठीक है, और किस तरीके इसका एक क्वेश्चन जो प्रूफ करता है कि V अपॉन आई का रहेगा, एक कांस्टेंट रहेगा, वो भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे वो, डोंट वरी। आज आपने ओम्स लॉ पढ़ा, उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई थी हमने, ठीक है। एक हम लिख देते हैं क्या, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या था रेजिस्टेंस बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी of a conductor that
opposes the flow of current through it, ठीक है, denoted by R, SI यूनिट, ओम, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे कर रहा है, एरिया पे कर रहा है, टेम्परेचर पे कर रहा है, और एक और होता है नेचर ऑफ मटेरियल। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, आगे लेक्चर आएगा उसमें नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया क्या, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपके पास आएगा ओमिक एंड नॉन ओमिक सब्सटेंसेस, ठीक है। कौन सी होती हैं ओमिक सब्सटेंसेस, ओबेज ओम्स लॉ, और नॉन ओमिक कौन सी होती हैं, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। और भी 2-3 चीज़ें हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैंने आपको बताया था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया था, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज के लेक्चर में हमने कवर करी है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ का जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे ग्राफ, जैसे एक्सपेरिमेंट टू प्रूफ ओम्स लॉ, और कुछ रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स हम इसके करेंगे। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, पढ़ाई करते रहें।